एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर तीन मेरा, बराबर। 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, यू आर ग्रेट। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। आओ मैं समझाता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने क्लाइंट के साथ कैसे नेगोशिएट करें जिससे कि प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाए और प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्कुल सफर ना हो। तो यह जानने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों सबसे पहली टिप आती है टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड क्लाइंट्स प्रायोरिटीज। दोस्तों आप क्लाइंट से तभी बेहतर नेगोशिएट कर पाएंगे जब आप क्लाइंट की प्रायोरिटीज और फोकस समझ पाएंगे। तो आपको हमेशा यह जानने की कोशिश करनी है कि क्लाइंट की प्राइसिंग के अलावा और क्या क्या प्रायोरिटीज है। जैसे कि बहुत से क्लाइंट ऐसे होंगे जिनके लिए प्रोजेक्ट की टाइमिंग इंपॉर्टेंट होगी, या फिर हो सकता है कुछ क्लाइंट ऐसे भी हों जिनके लिए प्रोजेक्ट की वर्क क्वालिटी ज्यादा मैटर कर रही है। अगर आपने अपने क्लाइंट का फोकस एक बार भी जान लिया ना, एक बार भी, तो आप उस हिसाब से प्रोजेक्ट प्लान पिच कर सकते हो। अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या होगा भाई? अरे भाई साहब, इससे आपको सबसे जबरदस्त फायदा होगा, और वो ये है कि आपके क्लाइंट को आप पे पूरा कंप्लीट भरोसा हो जाएगा कि भैया आपसे बेहतर कोई इस प्रोजेक्ट को समझता नहीं है और कोई इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर भी नहीं पाएगा, और आप रिटर्न में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लोगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच है। क्लाइंट की प्रायोरिटीज जानने के लिए ना सबसे जरूरी है यह पता करना कि क्लाइंट के लिए कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्या चीजें क्लाइंट के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लाइंट के ये अनइम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स कैसे पता लगाऊं। तो इसके लिए भी आपको क्लाइंट के साथ एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन के थ्रू ये जानने की कोशिश करनी है कि किन पैरामीटर्स की क्लाइंट कम या बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल देके आपको ये चीज समझाता हूं। 1983 से आज तक मारुति इंडिया में नंबर 1 कार ब्रांड चल रहा है, जिसका मेन रीजन यह है कि मारुति ने इंडियन मार्केट को अच्छे से समझा कि इनके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बस फिर क्या था, उस चीज पे मारुति वालों ने फोकस ही नहीं किया और बाकी सारी चीजें अपनी कार्स में प्रोवाइड कर दी। जैसे कि इंडियंस के लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि गाड़ी की बिल्ड कैसी है या फिर इंजन स्ट्रांग है कि नहीं। हमारे जो इंडियन कस्टमर है ना, वो बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर को लेके कंसर्न बिल्कुल नहीं दिखाते। सो इसीलिए मारुति ने अपने कार्स का बिल्ड और हल्का कर दिया। अब ये करने से मारुति वालों को 2 फायदे हुए, और वो 2 फायदे क्या होंगे? ऑब्वियसली माइलेज बढ़ जाएगी गाड़ी की, और दूसरा फायदा क्या होगा कि जो उसके आफ्टर सेल्स सर्विस वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, आफ्टर सेल वाले जो पार्ट होते हैं कार्स के, वो और भी सस्ते पड़ने लगे कस्टमर्स को। जब कस्टमर को अच्छी खासी माइलेज मिल रही है और पार्ट्स भी सस्ते मिल रहे हैं, तो भैया गाड़ी का प्राइस तो नीचे आ ही जाएगा। तो बस फिर क्या था, मारुति की सेल्स बढ़ती गई साल भर साल, और आज वो नंबर 1 पे पोजीशन पे बैठे हुए। तो दोस्तों बस इसी तरह से क्लाइंट के लिए लेस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को जानना है ताकि आप अपनी सेल्स पिच उसी हिसाब से तैयार कर पाओ, और जिससे कि आपको क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करने में आसानी हो जाए। और इससे आपको यह फायदा होगा कि आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज्ञान का सागर बहुत बड़ा है, और वो सागर से हम बाल्टी भर भर के हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। यह मेरा आप लोगों से वादा है, और ये कोई चुनावी वादा नहीं, ये मैं वादा कर रहा हूं, तो ये पूरा होगा। अब आती है टिप नंबर 2, ऑलवेज टेक सिमिलर प्रोजेक्ट्स। दोस्तों हमेशा यह कोशिश करो कि आप एक ही टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ताकि क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करने से पहले हमेशा अपने पिछले प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सको। अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में आप कॉस्ट डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट बिड को भी परफेक्ट बना सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट से आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। पुराने प्रोजेक्ट्स के साइट इन्वेंट्री और सप्लायर रेट्स को आप एनालाइज करके
अपने कॉस्ट की एस्टिमेटिंग कर सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स के लेबर वर्कफोर्स एक्सपेंसेस एनालाइज करके लेबर कॉस्टिंग की भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इसीलिए आपको यह हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा एक ही टाइप के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम करो। इससे आप उस टाइप के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में स्पेशलिस्ट भी बन जाओगे और अपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएशंस में हमेशा आपको एज रहेगी। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि आप ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक टाइप के प्रोजेक्ट्स के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट के, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों, अब आती है टिप नंबर 3, डिफाइन योर टर्म्स क्लियरली। नेगोशिएशंस करते वक्त आपको अपने टर्म्स और कंडीशंस के रिगार्डिंग क्लाइंट के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है, पानी की तरह। समझ गए? टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्ट में यह सब लिस्टेड होता है। सबसे पहले आता है पेमेंट टर्म्स, दूसरे नंबर पे व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोजेक्ट स्कोप, तीसरे नंबर पे क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चौथे नंबर पे हु विल टेक परमिट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवें नंबर पे रिस्क फैक्टर्स और छठे नंबर पे क्वालिटी पैरामीटर्स। आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशन क्लाइंट के साथ अच्छे से नेगोशिएट करनी है और आप प्रोजेक्ट में आने वाले इन सभी खर्चों को थ्रू पाई चार्ट्स या ग्राफ की मदद से भी समझा सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट को यह सारे अलग अलग एक्सपेंसेस अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, एक और खास बात, अगर प्रोजेक्ट डिजाइन में प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंजेस होते हैं तो उनकी कॉस्ट या डिलेड पेमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस की टर्म्स को भी डिस्कस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इन सब की वजह से आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिट सफर कर सकता है। प्रोजेक्ट में आप अननेसेसरी कंडीशंस और टर्म्स ना ऐड करें, बिल्कुल याद रखिएगा बात ये। इससे क्लाइंट इरिटेट हो सकता है और आपके हाथ से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी जा सकता है। तो ध्यान रखिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन वाली टिप बहुत ज्यादा ट्रिकी है। इसको आप अगर रिवाइंड करके दोबारा सुनना है और समझना है तो प्लीज डू इट। दोस्तों, अब आती है टिप नंबर 4, टेक गाइडेंस फ्रॉम सीनियर कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिस पर आपने पहले कभी कोई काम ही नहीं किया हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपने सीनियर कॉन्ट्रैक्टर से एडवाइस लेकर उस प्रोजेक्ट पर अपनी बिडिंग कर सकते हैं। सीनियर कॉन्ट्रैक्टर्स के एक्सपीरियंस से आप काफी कुछ सीख सकते हैं और क्लाइंट से बेहतर नेगोशिएट करके प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अगर आपके सर्कल में कोई सीनियर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं आपके फोन में, तो उसके माध्यम से आप देश भर के कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए एक नए एरिया में शिफ्ट हुए हैं, या फिर किसी नए टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं, या फिर कोई नए टाइप के क्लाइंट के साथ काम शुरू करने वाले हो, या फिर आप नए टाइप के कमर्शियल मॉडल पे काम करने वाले हो, या फिर प्रोजेक्ट में नए टाइप के मटेरियल का यूज करने वाले हो, अगर दोस्तों इनमें से कुछ भी हो तो आपको जरूरत है यह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की, जहां आपको देश के अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम करने वाले एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे। लो, अब क्या करना है? मुश्किल काम तो हमने ही आसान कर दिया आपका। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उस पर जाने का, क्लिक करने का, ज्वाइन का बटन दबाने का एंड एंजॉय करने का। दोस्तों, अब आती है टिप नंबर 5, मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। दोस्तों, आपको हमेशा अपने क्लाइंट के साथ एक रेगुलर कम्युनिकेशन बना के रखना है। इससे क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है और नेगोशिएशंस के वक्त आपको एक एज मिल जाता है। तो अब जानते हैं कि क्लाइंट के साथ रेगुलर टच में रहने के और क्या क्या फायदे होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे फायदे हैं इसके, क्योंकि आप तो इसको हल्के में ले रहे थे कि भाई क्लाइंट के फ़ोन बज रहे हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं, ना रिप्लाई कर रहे हो टाइम पे, ना कॉल बैक कर रहे हो टाइम पे। अरे भैया, अगर इसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आपने इसको सुन लिया, एक एक करके गिनाने वाला हूँ मैं, अगर आपने ढंग से सुन लिया तो बन जाएगी लाइफ, नहीं तो यही फ़ायदे आपको ले डूबेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला फ़ायदा आता है क्लाइंट की नज़रों में रहना। दोस्तों, अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया कहावत है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, जिसका मतलब है कि अगर आप नज़रों से बाहर हुए तो दिमाग से भी बाहर हो जाओगे। तो अगर आपकी बिड भले ही दूसरों से बहुत बेटर हो, बहुत बेहतरीन हो,
लेकिन आप क्लाइंट की नजरों से दूर चले गए क्योंकि आपने क्लाइंट के साथ टच बना के रखा ही नहीं, तो आप क्लाइंट के दिमाग से भी दूर हो जाएंगे और आपको वो प्रोजेक्ट डूब गया, कभी मिलेगा ही नहीं, भूल जाओ उसको। दूसरा फायदा आता है, अगर आप क्लाइंट के साथ एक रेगुलर कम्युनिकेशन बना के रखोगे तो आप क्लाइंट को भी बेहतर समझ पाओगे और नेगोशिएशंस आसानी से कर पाओगे। तीसरा फायदा, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंजेस होते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप क्लाइंट के साथ रेगुलर टच में रहोगे और आप अपने प्रपोजल को उस हिसाब से चेंज करके क्लाइंट के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे। चौथा फायदा, अगर आप क्लाइंट के साथ कॉन्टिन्यूअस टच में रहोगे तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान आपको बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप प्रोजेक्ट स्कोप को बढ़ा के क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्रॉफिट बढ़ सकता है। पांचवा फायदा, अगर आपको डे वन से ही क्लाइंट को रेगुलर कॉलिंग या मैसेज की हैबिट होगी तो आपको जब भी क्लाइंट से पेमेंट मांगनी होगी ना, तो आप आसानी से कितनी बार कॉल या मैसेज कर पाओगे और क्लाइंट को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा क्योंकि आपके तो रोज रेगुलर कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। और अगर आप शुरुआत से ही क्लाइंट के साथ रेगुलर टच में नहीं रहे तो क्लाइंट को यह फील हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर तो यार सिर्फ पेमेंट के लिए ही कॉल करता है, इज अ नेगेटिव मैन, तो थोड़ा सा खटास आ जाएगी बीच में। तो इसलिए आपको हमेशा रिस्पॉन्सिव रहना है और क्लाइंट के मैसेजेस और कॉल्स के तुरंत रिप्लाई करने हैं। तो दोस्तों, यह थी क्लाइंट के साथ नेगोशिएशंस को क्रैक करने के लिए टिप्स। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और नहीं आई तो मत करो भाई। अगर कोई भाई, साफ सीधी बात है, डेमोक्रेसी है भैया, चॉइसेस आपकी ही रहेंगी, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। तो दोस्तों, कमेंट करके यह बताना ना भूलें कि आप किस टाइप के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के स्पेशलिस्ट बन रहे हो या स्पेशलिस्ट बन गए हो। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय